देसी गर्मी की कहानी एक अध्यापक, गांव के रईस और उसकी बेटी के बारे में है। तीनों ही कामक्रीड़ा का आनंद लेने वाले अत्यंत कामुक किरदार हैं। यह नई कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है जो आज से करीब 32 साल पहले 1990 में कानपुर से करीब 50 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव नाथूपुर में घटी थी। इस कहानी के मुख्य पात्र ज्ञानचंद, ज्योति और ज्योति के पिता रामेश्वर हैं। मेरा मकसद किसी व्यक्ति विशेष को बदनाम करना नहीं है, बल्कि दो बालिग लोगों के बीच आपसी सहमति से बने शारीरिक संबंधों का विस्तार पूर्वक और अलंकृत शब्दों से सुसज्जित आपकी अपनी शुद्ध हिंदी भाषा में वर्णन करके आप लोगों को विशुद्ध आनंद की अनुभूति करवाना है। इसलिए घटना की जगह और पात्रों के असली नाम बदल दिए गए हैं। इस कहानी के मुख्य पात्रों के परिचय इस प्रकार हैं। ज्ञानचंद वह 45 से 46 साल का एक सजीले व्यक्तित्व का स्वामी है। गहरा रंग, बलिष्ठ शरीर, लंबा ऊंचा कद, रौबीला चेहरा, गहरी और असरदार आवाज और साथ में चेहरे पर जंचती मूछें। उच्च शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात करीब 20 साल से कानपुर में एक बड़े सरकारी स्कूल में गणित और अंग्रेजी विषयों के काबिल और वरिष्ठ अध्यापक के रूप में कार्यरत है। अपनी मर्दाना खूबियों की वजह से ज्ञानचंद लड़कियों और औरतों में काफी प्रसिद्ध है। ज्ञानचंद एक शादीशुदा व्यक्ति है। उसका प्रेम विवाह शहर के एक प्रतिष्ठित आदमी की बेटी के साथ करीब 23 साल पहले कॉलेज में पढ़ाई के दौरान ही हो गया था। उसके दो बच्चे हैं। बेटा 21 साल का और बेटी 19 साल की है। ज्ञानचंद का एक नियम था कि वो केवल खूबसूरत और जवान लड़कियों और औरतों को प्यार करने का ही शौकीन था। उसके जीवन में शायद ही कभी ऐसा हुआ हो कि उसके प्रणय निवेदन को किसी लड़की या औरत ने ठुकराया हो। उसने अब तक अपने जीवन में लगभग हर उम्र की दर्जनों अक्षत कुंवारी से लेकर ढीली ढाली औरतों के प्यार का भरपूर आनंद लिया था। यहाँ विशेष उल्लेखनीय बात यह है कि उसकी शिकार किसी भी लड़की या औरत ने कभी कोई शिकायत किसी से नहीं की, अपितु ज्ञानचंद की कामकला में अपार निपुणता से प्रभावित होकर लगभग हर महिला बार बार उसके विशाल तगड़े और बम्पिलाट की अभिलाषा लिए उसके पास वापस लौटी थी। खासतौर पर पहली बार करने वाली कुंवारी लड़कियां तो उसकी ऐसी दीवानी हो जाती थीं कि शादी के बाद भी अपने पति से संतुष्ट नहीं हो पाती थीं और बार बार लौटकर ज्ञानचंद के अनुभवी औरतखोर इससे रतिसुख लेने के लिए वापस आती थीं। ज्ञानचंद की बीवी को उसकी कई प्रेम कहानियों का पता था, लेकिन खुले विचारों का होने की वजह से उसे कोई खास ऐतराज नहीं था। ज्ञानचंद भी अपनी अय्याशियों का असर अपनी निजी जिंदगी पर नहीं पड़ने देता था। अभी कुछ दिन पहले ही स्कूल में भौतिक विज्ञान की एक नई 26 वर्षीय अध्यापिका पूजा ने ज्वाइन किया था। ये उसकी पहली नौकरी थी। उसने कुछ ही दिन पहले उसने अपनी पढ़ाई पूरी की थी। कुछ ही दिन में ज्ञानचंद ने अपने व्यक्तित्व और मीठी बातों से बेचारी पूजा को फंसाकर काम करना शुरू कर दिया था। थोड़ा वक्त बीतने पर पूजा ने जिद पकड़ ली कि वो अपनी बीवी से तलाक लेकर उससे शादी कर ले। ज्ञानचंद के मना करने पर पूजा ने बवाल कर दिया। मामला पुलिस तक तो नहीं पहुंचा, लेकिन सहअध्यापकों के बीच बचाव से मामला दबा दिया गया। मामला और आगे न बढ़े, ये सोचकर प्रधानाध्यापक ने ज्ञानचंद को समझा बुझाकर नाथूपुर गांव में तबादला करा दिया। वक्त की नजाकत को देखते हुए ज्ञानचंद ने भी इसे स्वीकार कर लिया। अब ज्योति का परिचय। जीवन के 19 वसंत देख चुकी ज्योति अपनी मां की हूबहू परछाई, बला की खूबसूरत, अल्हड़, कमसिन और कुंवारी युवती है। इसका रंग ऐसा कि हाथ लगाने से मैला हो जाए, मानो मक्खन में चुटकी भर सिंदूर मिला दिया हो। सुतवा लंबी काया, सही अनुपात में उभारों युक्त शरीर। रईस बाप की इकलौती औलाद ज्योति 10वीं कक्षा की छात्रा है।
पिछले 3 साल से वो 10वीं पास करने का प्रयास कर रही है, लेकिन गणित और अंग्रेजी के विषय उसके लिए अति दुर्गम प्रतीत होते थे। इसीलिए वो पिछले 3 साल से इन विषयों में फेल होने की वजह से 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर पा रही थी। पिता के रौब और डर के कारण गांव का कोई मनचला उसकी ओर नजर उठाकर तो नहीं देखता था, परंतु इसका ये अर्थ नहीं था कि उसे दुनियादारी का कोई ज्ञान ही नहीं था। उसे मर्दौरत की कामक्रीड़ा का ज्ञान उसकी कई शादीशुदा सहेलियों की अपनी सुहागरात और अपने पतियों के साथ होने वाली प्यार की विस्तार पूर्ण कहानियों से मिल चुका था। इन कहानियों को सुनकर उसके पूरे शरीर में उसकी देसी में चींटियां सी रेंगने लगती थीं और एक अजीब सी खुमारी सी छा जाती थी। उसका मन भी किसी से संसर्ग को उत्सुक हो जाता था, परंतु वो मजबूर थी, क्योंकि उसके पिता की सख्त निगाहें हमेशा उसकी हर हरकत पर रहती थीं। रामेश्वर का परिचय। रामेश्वर तिवारी 44 साल के गांव के एक रसूखदार और रईस व्यक्ति हैं। उनकी बीवी यानी ज्योति की मां करीब 5 साल पहले एक लाइलाज बीमारी के चलते स्वर्ग सिधार चुकी थीं। बीवी के गुजरने के बाद रामेश्वर ने अपने प्यास बुझाने के लिए अपने खेतों में काम करने वाली कई जवान औरतें और लड़कियां फंसा रखी थीं, जिन्हें वो नित्य गेहूं गन्ने के खेतों में या ट्यूबवेल वाले कमरे में प्यार करता था। उनका जीवन पूरे मजे के साथ चल रहा था। इस सब के बावजूद रामेश्वर तिवारी को इस बात का दुख था कि उनकी बेटी 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर पा रही थी, क्योंकि गांव के स्कूल में पढ़ाने वाले सभी मास्टर सिफारशी होने की वजह से निकम्मे थे और पूरे साल बच्चों की पढ़ाई भगवान भरोसे रहती थी। इस समय अधिकतर पास होने वाले लड़के और लड़कियां परीक्षा नजदीक आने पर 50 किलोमीटर दूर स्थित कानपुर शहर में जाकर कुछ दिन पीजी में रहते और ट्यूशन आदि लगाकर परीक्षा की तैयारी करते थे। लेकिन गांव की भोली भाली लगभग हर लड़की जब भी शहर में तैयारी के लिए जाती तो बिगड़ जाती थी। शहर के लड़के उन्हें अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाकर प्यार करके बिगाड़ देते थे। अधिकतर लड़कियां या तो वहां लड़कों से फंसकर शादी इत्यादि कर लेती थीं या गर्भवती होकर लौटती थीं। इसी वजह से कुछ लोग जो अपनी लड़कियों को आगे पढ़ाना चाहते थे, वो इस जोखिम को भगवान भरोसे लेते या अपनी अपनी बेटियों के साथ खुद भी शहर में जाकर रहते थे। रामेश्वर चूंकि खुद एक बहुत बड़े वाले अय्यास थे, इसलिए उन्हें ज्योति को लेकर दुनिया में ऐसे किसी आदमी पर भरोसा नहीं था जिसको वो ज्योति के साथ रहने के लिए शहर भेज सके। गांव में खुद का खेती आदि का बहुत काम होने की वजह से वो खुद ज्योति के साथ शहर रहने नहीं जा सकते थे। साथ ही उन्हें लगता था कि अगर ज्योति एक बार पढ़ लिख जाए तो वो शहर में कोई अच्छा सा पढ़ा लिखा नौकरी पेशा लड़का देखकर उसकी शादी कर देंगे और फिर खुल्लम खुल्ला अपनी जवानी का खेल घर पर भी खेल लिया करेंगे। अब मैं इस मदमस्त कहानी की शुरुआत इस उम्मीद से कर रहा हूं कि आप सभी पाठकों और पाठिकाओं के वो टपकने पर मजबूर हो जाएं। गांव में तबादला होने के बाद अनमने भाव से ज्ञानचंद वहां पहुंच गया था। गांव के बाहर बस अड्डे पर पूछताछ में उसे पता चला कि ये गांव एक छोटा और गरीब आबादी वाला गांव है और इधर रहने लायक साफ सुथरी एकमात्र जगह सिर्फ रामेश्वर की हवेली ही है। रामेश्वर से मिलने की जुगत लगाकर ज्ञानचंद उनकी हवेली पर पहुंच गया। उसने दरवाजे से ही आवाज लगाई, कोई घर पर है? अंदर से नौकरानी की आवाज आई, जमींदार साहब तो खेतों पर गए हैं और बिटिया जी अभी स्कूल से नहीं लौटी हैं, आप थोड़ी देर में आना। ज्ञानचंद जी, मैं गणित और अंग्रेजी का अध्यापक हूं और मेरा आज ही शहर के बड़े स्कूल से गांव के स्कूल में तबादला हुआ है। मैं रामेश्वर जी से रहने की कोई अच्छी सी जगह की उम्मीद से आया हूं। ये सुनकर नौकरानी दरवाजे के पास आकर ज्ञानचंद को देखने लगी।
उसके रौबदार व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उसने ज्ञानचंद को अंदर आकर बैठक में बैठने के लिए कहा। नौकरानी साहब आप यहाँ बैठिए, थोड़ी ही देर में जमींदार साहब आते होंगे, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। ज्ञानचंद ने सरसरी तौर पर हवेली का जायजा लिया। वो एक पुराने तरीके से बनी पुश्तैनी हवेली थी जिसे रामेश्वर तिवारी के दादाजी ने बनवाया था। उस हवेली की परंपरागत साज सज्जा से प्रतीत हो रहा था कि रामेश्वर तिवारी जी खानदानी रईस व्यक्ति हैं। दीवारों पर पुराने समय में शिकार किए गए जानवरों की खालें और सर टंगे थे। कुछ रौबीले व्यक्तियों की पुरानी ब्लैक व्हाइट तस्वीरें लगी थीं, जो शायद रामेश्वर के बाप दादाओं की होंगी। एक बड़ी सी नए जमाने की तस्वीर में एक रौबीला आदमी अपनी गोद में एक 5-6 साल की अति सुंदर बच्ची को लेकर अपनी अप्सराओं सी खूबसूरत बीवी के साथ खड़ा था। उसी तस्वीर के बगल में उसी औरत की बड़ी सी तस्वीर पर हार टंगा था। ये सब देखकर ज्ञानचंद समझ गया था कि ये रामेश्वर के परिवार की तस्वीरें हैं और रामेश्वर की बीवी का स्वर्गवास हो चुका है। ज्ञानचंद को मन ही मन बहुत दुहक हुआ कि इतनी सुंदर औरत अब इस दुनिया में नहीं है। उसे यह दुहक उस बच्ची या रामेश्वर के लिए नहीं था बल्कि अपने लिए था, क्योंकि उसे अपनी कामकला पर इतना यकीन था और वो सोच रहा था कि अगर ये औरत जिंदा होती और मैं इस हवेली में कुछ दिन भी टिक जाता तो उसे पटाकर अपना का स्वाद चखा देता। वो जितने दिन भी यहाँ रहता तो उसकी प्यास बुझती रहती और वो भी इस फर्स्ट क्लास वाली औरत की उससे। दोस्तों, जैसा कि मैंने ज्ञानचंद के परिचय के दौरान बताया था कि ज्ञानचंद कभी भी ऐसी वैसी लड़की या औरत को नहीं प्यार करता था, बल्कि वह अपनी पसंद की किसी खास लड़की या औरत को ही प्यार करता था। दीवार पर टंगी तस्वीर से ये पता नहीं चल रहा था कि ये कितनी पुरानी है, इसलिए उसे रामेश्वर व उसकी बेटी की उम्र का अंदाजा नहीं हुआ। वो वहीं सोफे पर बैठकर पानी और रामेश्वर का इंतजार करने लगा। पानी इत्यादि पीकर ज्ञानचंद वहां पड़े एक पुराने अखबार के पन्ने पलटने में डूबा था कि तभी मुख्य द्वार पर कुछ आहट सी हुई और उस आहट को सुनकर नौकरानी बाहर की तरफ भागी। ज्ञानचंद ने अंदाजा लगाया कि शायद जमींदार रामेश्वर आया होगा। ज्ञानचंद अखबार बगल में रखकर कुछ संभलकर बैठ गया। उसने ध्यान लगाकर सुनने की कोशिश की तो उसे महसूस हुआ कि शायद दो महिलाएं आपस में बातें कर रही थीं। शायद कोई महिला बाहर से आई थी जिससे नौकरानी बात कर रही थी। कुछ देर के बाद ज्ञानचंद ने जो नजारा देखा तो उसके होश ही उड़ गए, क्योंकि उसकी नजरों के सामने हार टंगी तस्वीर वाली महिला से मिलती हूबहू शक्ल वाली कड़ियल जवान लड़की स्कूल के कपड़ों में स्कूल बैग टांगकर उसके सामने खड़ी मुस्कुरा रही थी। वो अचंभे से भरकर मुंह खोले उस खूबसूरत बला को घूर रहा था। तभी नौकरानी की आवाज से ज्ञानचंद की तंद्रा भंग हुई। साहब, ये हमार जमींदार साहब की बिटिया ज्योति हैं। ज्योति बिटिया यही हैं, तुम्हारे गणित और अंग्रेजी के नए मास्टर जी, जिनके बारे में मैं तुम्हें बता रही थी। इनका तबादला कानपुर से तुम्हारे ही स्कूल में हुआ है और अब ये हमारे साथ हवेली में ही रहेंगे। ये सुनकर ज्योति की मुस्कुराहट उसकी खुशी में बदल गई, जो उसके चेहरे से टपक रही थी। ज्ञानचंद को इस खुशी का मतलब समझ नहीं आया। नौकरानी, बिटिया अंदर चलकर कपड़े बदल लो, जमींदार साहब आते ही होंगे। खाना तैयार है, साहब के आते ही आप तीनों खाना खा लेना। ज्ञानचंद को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह नौकरानी अपने आप ही कैसे फैसला कर सकती है कि मैं इसी हवेली में रह सकूंगा, जबकि अभी जमींदार साहब को तो कुछ पता भी नहीं है। नौकरानी की बातें सुनकर ज्योति अंदर चली गई। इधर ज्ञानचंद सोच में पड़ गया, क्योंकि ज्योति की खूबसूरती की झलक के झटके से वो अभी तक बाहर नहीं आया था।
वो मन ही मन खुश भी था कि अभी कुछ ही देर पहले वो जिस हुस्न को न भोग पाने की वजह से दुखी था, वो हुस्न और भी कमसिन जवानी के रूप में उसे झलक दिखाकर गया था। गोद में बैठी सुंदर बच्ची बला की जवानी में कदम रख चुकी थी। वो तो खूबसूरती में अपनी माँ से भी 2 कदम आगे ही थी। उस बला की कमसिन कली की खूबसूरती की खुशबू ज्ञान चंद के अनुभवी उसको जगा रही थी और उसका वो उसकी पैंट के अंदर अंगड़ाइयां लेने लगा था। आगे की कहानी अगले भाग में सुनाऊंगा।